नमस्कार, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे स्टडी चैनल एग्जाम 5 में। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब कि गिनती, मतलब प्राकृत संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक। उसके बाद सेकंड टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कि अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स बन जाएगा। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को और ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाएगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है पूर्णांक, इंटीजर। इसको जनरली अपन आई या जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये माइनस में इनफाइनाइट से आएगी और उसके बाद 0 होएगी और उसके बाद आगे प्लस में इनफाइनाइट तक जाएगी। जैसे -4, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सम संख्या। सम संख्या मतलब कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है। जैसे कि देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सब क्या होगा? इवन नंबर्स। उसके बाद अगला टॉपिक आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मतलब कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ये वो संख्या होती है जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 11, 13 सॉरी। उसके बाद अगला टॉपिक आता है रूट संख्याएं। रूट संख्याएं मतलब अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं इनको, मौलिक संख्याएं भी बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ये वो संख्याएं होती हैं जिनमें या तो केवल 1 का भाग जाएगा या अपना स्वयं का भाग जाएगा, उसके अलावा इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। मतलब ये वो संख्याएं हैं जो या तो इटसेल्फ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, स्वयं से विभाजित होंगी, या फिर डिविजिबल बाय 1 और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है, मतलब कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, तो उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है 4, 4, 2, 2, 3। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 15 आएगा। तो ये 15 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या में 50। अगर कोई बोलता है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, तो ये 1 से 10, ये 11 से 20 के लिए भी 4 संख्या है। अगर कोई पूछता है 21 से 30 तो 2। अगर कोई पूछता है 31 से 40 तो 2। अगर कोई पूछता है 41 से 50 तो इसमें हो जाएगी 3। देखिए कैसे, जैसे 1 से 10 तक के बीच, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो अपनी कौन सी है अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7। ये 1 से 10 के बीच हो गई। अगर कोई बोलता है कि 11 से 20 के बीच, तो 11 से 20 के बीच 20 के बीच होंगी 11, 13, 17, 19, ये हो गई। इसी तरह से अगर कोई बोलता है कि 21 से और 30 के बीच, तो 21 से 30 के बीच होंगी 23 और 29। उसके बाद अगर कोई पूछता है कि 31 से 40 के बीच, तो 31 से 40 के बीच भी 2 अभाज्य संख्या होंगी। एक तो होगी 31 और दूसरी होगी 37। और इसी तरह से आप 41 से और 50 वाली भी खुद निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिए। 3 ही संख्याएं हैं और वो कौन सी होंगी हम सबको पता है, 41, 43, 47। अब इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो होगी 2। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है वो भी होगी 2, ठीक है।
इसी तरह से अगर कोई पूछता है 51 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो उसमें भी यही ट्रिक है, 2 2 3 2 1। मतलब कि अगर 51 से 50 पूछ ले तो हमको इन नंबर्स को जोड़ना पड़ेगा, इन नंबर्स को जोड़ने पर 10 आएगा। अगर कोई पूछता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो कुल अभाज्य संख्या है 25। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले, कि 51 से और 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखो, तब तो हमें लिखकर ही देखना पड़ेगा कि 51 से और 70 के बीच कितनी कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएंगी। उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं को बताइए, तो उसके लिए कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको हमको काउंट करके लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो पूछता है अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो उसके लिए जरूर ये चीज काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर्स, या जिसको यौगिक संख्या, भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। ये इसका इनवर्स है, प्राइम नंबर्स का अपोजिट। जैसे कि ये वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक का भी भाग जाएगा, खुद का भी भाग जाएगा, और उसके अलावा भी किसी और संख्या का भाग जा सकता है। जैसे कि 4 6 8 9 12, 12 के बाद आएगा 14 15। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि सम संख्या होगी या विषम संख्या, कुछ भी हो सकती है। लेकिन बस बात यह है कि इसमें एक के अलावा, खुद के अलावा भी किसी और संख्या का भाग जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला आता है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं मतलब कि जब दो प्राकृत संख्याओं का, मतलब जब दो नेचुरल नंबर्स का मसप मतलब HCF जब 1 होगा, तो वो सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये कुछ नंबर सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इन सब के बारे में आपको बताया। इन सब का रोल जब हम आगे दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब बहुत जरूर होगा, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि जब हम HCF सॉल्व करेंगे, या जो संख्याओं पर आधारित सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, वो करेंगे, तो इन सबको, ये सब के बारे में जानकारी होगी तो हमारे लिए इजी होगा सवाल को सॉल्व करना, हल करना। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब जैसे आप सभी जानते हैं, अगर कोई नंबर लिख रहा है 225, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यही होगा, ये इकाई का अंक। तो यहां तो हमने पहचान लिया, लेकिन अगर जहां इस तरह का जब क्वेश्चन आ गया इकाई का अंक 139⁻33, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो घात होती है, पावर, उसमें हम जो पावर होती है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग हम क्यों देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की जब हम सीरीज लिखेंगे तो पहला, 5वां, 9वां, 13वां, 17वां जो पद होगा वो खुद नंबर ही होता है, वो नंबर खुद ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे देखिए सब में 4 4, इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें 4 जोड़ा तो ये, इसमें 4 जोड़ा तो ये, इसमें 4 जोड़ा तो ये, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। उसके बाद अब जैसे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 33 में 33 को 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या शेषफल बचा, शेषफल बचेगा 1। शेषफल 1 बचेगा, तो हमको इन दोनों डिजिट्स को नहीं देखना है, हमको केवल 9 को देखना है। तो 9 पे, और उधर से शेषफल क्या बचा था, 1 बचा था, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9। इसी तरह से अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात और, जब भी किसी संख्या में जीरो, 1, 5, 6 इकाई का अंक हो, तो इस तरह के सवाल में इकाई का अंक नो चेंज, मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे घात कुछ भी हो,
चाहे घात कुछ भी हो। ये मतलब अगर किसी संख्या में लास्ट में इस तरह से ये है या ये है तो इसमें इकाई का अंक वही रहेगा। अगर लास्ट में 0 है तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह से एक अगर पीछे है तो उसके ऊपर भी पावर चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसी तरह से 5 और 6 में भी यही होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भाग नहीं जा रहा और ये सिंपल सी बात है, 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? इसमें इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 की घात 2 और इसको भी अब इसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो शेषफल 0 बचता है। तो इसमें हमको घात 4 ही लगाकर मानना है। इसमें हमको घात 4 ही मानना है। कैसे? शेषफल 0 बच रहा है तो यहां पे घात 4 लगा देंगे तो 5 की घात 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से तो 1 आएगा और उसके बाद 5 की घात 4 मतलब बताया था कि जब 0, 1, 5 और 6 हो तो उसमें इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? ये 5 ही आ जाएगा। 5 और 1 को जब गुणा करेंगे तो ये 5 आएगा इसका आंसर। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, 7 की घात 35। जब हम भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3। तो यहां से आया 7 की घात 3, 3 की घात 71। तो जब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे भी क्या आएगा? 3 की घात 3, शेषफल 3 बचेगा तो वो हमने यहाँ 3 लगा दिया। ये है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे भी क्या बचेगा? जैसे कि ये 11 की घात ये है भी 3 बचेगा। अब हम इसको देखिए, 7 की घात 3 तो 7 की घात 3 मतलब कि 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब 729। तो यहां से 9 आएगा। 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3 क्या होती है? 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो 27 में से 7 आ गया और उसके बाद 1 की घात 3 होने पे तो ये 1 ही रह जाता है। अब जब हम इन तीनों को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? ये आएगा 63। तो 63 में से 3 तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जब हम 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसलिए अब हमको इसके ऊपर घात 123 के ऊपर घात 4 ही लगा देनी है और 3 की घात 4, 3 की घात 4 मतलब कि 3 की घात 4 में इकाई का अंक या 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब होता है कि 81। तो इकाई का अंक क्या आया? 1। ये इकाई का अंक हुआ। हमारा अगला टॉपिक है भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक टॉपिक है पर इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे देखिए 2 की भाजकता का नियम। तो 2 की भाजकता का नियम हमें अगर अंत में सम संख्या होगी तो उसमें 2 से पूरी बार भाग चला जाएगा। अंत में सम संख्या होनी चाहिए तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता के नियम के लिए शर्त यह है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे है 18, एग्जाम्पल के लिए 18, तो 1 और 8 को जोड़ा तो 9 है। जैसे और हमने एग्जाम्पल लिया 23, तो 23 में ऐसा मत सोचिएगा कि पीछे 3 है तो ये 3 से विभाजित होगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 4 की भाजकता का नियम, अंत में डबल 0 होना चाहिए या इकाई और दहाई। इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 200 डिविजिबल बाय 4 बिल्कुल है। ठीक है।
उसके बाद 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम हमें पता है कि अंत में या तो 0 हो या 5 हो, तब वो 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 525, 825, 875, 745, तो ये सब संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। मतलब अंत में जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वो या तो 0 हो या 5 हो। इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम के लिए शर्त यह है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देखिए ये 2 और 3 ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों सहभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है तो 6 बनता है, और जब इन दोनों का भाग जाएगा, 2 से भी विभाजित हो रही होगी और वो 3 से भी विभाजित हो रही होगी, तभी हम बोल सकते हैं कि उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। जैसे कि इसका उदाहरण लीजिए आप 18, 36, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, क्योंकि पीछे सम संख्या भी है और इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या बन रहा है, ये 3 से भी विभाजित हो रही है, 9 बन रहा है। इसी तरह से इसको देखिए 6, तो ये 2 से विभाजित है, और इसमें जब 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आता है, तो ये भी 6 से विभाजित है। 8 की भाजकता। 8 की भाजकता का नियम में शर्त यह है कि या तो अंत में 000, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा की संख्या तीनों 0 हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों की संख्याएं 0 हो, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ 1000, तो 1000 में 8 का भाग जाएगा। और उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी हुई संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, बस शर्त ये है। दोनों में से कोई एक शर्त। उसके अलावा 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता के नियम। 9 की भाजकता के नियम में शर्त यह है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 81, उसके अलावा 81 के बाद 54 और 36। तो जब हम इनको जोड़ते हैं, जब हम 9 की भाजकता का नियम मैं यहाँ बता देता हूँ। जब हम 9 की भाजकता का नियम में, जब इसके एग्जाम्पल 81, 36, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 9 से डिविजिबल होता है। इसी तरह से 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता का नियम आप सबको पता है कि इसमें जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वहां 0 होगा, तो ये 10 की भाजकता का नियम। तो तब हम बोल सकते हैं कि ये 10 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक है 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता के नियम के लिए शर्त यह है, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, या फिर वो जो योग का अंतर है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब वो जो डिफरेंस है वो या तो 11 आए, 22 आए, 33 आए, इस तरह से डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, 11 से विभक्त होना चाहिए। अब जैसे देखिए एकांतर अंकों के योग, जैसे ये एक संख्या लिखी, तो इसमें एकांतर अंक मतलब ये 8, 7, 7, 9, तो इनको जोड़ा 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 9, तो इनको जोड़ने पर आता है 31। अब ये वाले जोड़ेंगे 2 + 6 8, 6 और 4 10, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 8 ये हुआ 20। तो हमने क्या बोला था, एकांतर अंकों के योग का अंतर, मतलब कि या तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, या तो ये दोनों 31 हो जाते हैं, है ना, या ये दोनों 20 हो जाते हैं, या फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 31 में से 20 गए तो क्या आया, 11 बचा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस टर्म को, ये इस शर्त को पूरी कर रहा है, तो ये 11 से विभक्त हो जाएगा। आप इस संख्या में जब भी 11 का भाग देंगे तो पूरी बार भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक शर्त को पूरी कर रहा है ये, कि या तो एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो, तो 0 नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो रहा है, इनमें 11 का डिफरेंस है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है 7 की भाजकता का नियम। तो 7 की भाजकता के नियम में शर्त यह है
किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो जाए, किसी भी एक, अब वो 1 से लेकर 9 तक के बीच कोई भी डिजिट हो सकता है, उसकी रिपीटेशन, उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार होगी? 6 बार। ठीक है, या 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार या 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए तो उसमें उस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। जैसे 3 5 3 5 3 5, तो यहाँ देखिए 2 अंक हैं 3 और 5, इनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही है। 3 बार कैसे कि 1 2 3, 3 की पुनरावृत्ति 3 बार, 5 की पुनरावृत्ति भी 3 बार, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार या 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार, तो ये 365 365, तो ये 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो गई 365। या फिर किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो जाए तो ये 6 बार हो गई, ये 6 बार हो गई। कोई भी अंक 1 से और 9 तक के बीच कोई भी डिजिट हो सकता है, उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हो जाएगी तो वो 7 से विभाजित हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब भी किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होगी, मतलब कि ये जो संख्या है ना, ये 7 के अलावा, ये संख्या 7 के अलावा तो 3 11 13 और 31 इनसे भी विभक्त हो सकती है। इनसे भी वो संख्या विभक्त हो सकती है। कौन सी? जिसमें किसी एक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी? 6 बार होगी। वो संख्या 7 के अलावा 3 11 13 और 31 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी वो संख्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गुड बाय।